हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। हम बात कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने की। और अभी तक हम देख चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। सबसे पहले हमने किया करंट इवेंट्स का पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद हमने डाइसेक्ट किया पूरी हिस्ट्री को, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और उसके साथ आर्ट एंड कल्चर को। फिर हमने पूरी ज्योग्राफी को देखा और फिर हम देख चुके हैं पॉलिटी को। और आज हमारी बारी है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं इकोनॉमी। ओके, तो उसको आज हम देखेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा। चलो देखते हैं। ओके, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मैंने आपकी सिलेबस की लाइन लिखी है एज इट इज वर्बेटिम, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, जिसके पार्ट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और उसके अलावा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। और आखिर में लगा रखा है सबसे खतरनाक वर्ड, एटसेट्रा। तो अब इसको हम माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। तो इकोनॉमी में, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इकोनॉमी भी है। तो उसमें सबसे पहले ना आपको टू बी ऑन द सेफर साइड बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करना है, जिसमें आपके मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, इकोनॉमी के सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एटसेट्रा, और उसके अलावा एक क्वार्टरनरी, क्विनरी वगैरह। और फिर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपकी एनसीईआरटीज में अवेलेबल है, आपके टीचर्स भी आपको करवा देते होंगे। फिर इसी में आगे बढ़ते हुए हमको इकोनॉमी में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमी पार्ट में हमें देखना है सबसे पहले नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो हमारा कंट्री है उसकी इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के क्या-क्या मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ही समझना है नेशनल इनकम का। फिर 2 टाइप की होती है, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, वो पढ़ना है। फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर एक और कॉन्सेप्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब आपको इसमें क्वेश्चंस आते हैं, सीधे-सीधे डेफिनेशन ही आ जाती है कई बार तो। ओके, फिर नेशनल इनकम अकाउंट्स, यानी कि जीडीपी, जीएनपी से रिलेटेड कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है? जैसे एनएसएसओ डेटा और ये सब। फिर उसके बाद ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया कि लेटेस्ट क्या है, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में आ जाता है हर साल, ये पार्ट। इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2011-12 का बेस ईयर चेंज करके हम नई सीरीज़ लेके आए थे हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक्स की, होलसेल प्राइस इंडेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा की। वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, बेस ईयर क्या-क्या है, नॉमिनल का क्या मतलब होता है, रियल का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड का क्या मतलब होता है, ये सब। फिर एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, अब जो गवर्नमेंट की कमाई होती है उस पे कुछ खर्चा भी होता है, तो वो क्या होता है ये पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी कि देश का जितना जीडीपी, यानी देश की जितनी कमाई है उसको डिवाइड करा हमने देश की पॉपुलेशन से, दैट इज पर कैपिटा इनकम। उसके बाद परचेजिंग पावर पेरिटी, यानी कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में, यानी कि बाहर $1 का एक बर्गर आता है और इंडिया में सेम बर्गर आपका आता है ₹300 का। ओके, मैकडॉनल्ड्स का। बट एक्सचेंज रेट तो ₹80 है, यानी कि $1 ₹80 के बराबर है। यहाँ पे ₹300 का सामान मिल रहा है, तो ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, फिर ये कुछ ग्राफ्स होते हैं
और कुछ ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सीधे-सीधे एनसीईआरटी में हैं, इनइक्वालिटी नापने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो कि आपको पढ़ने हैं। ओके। फिर नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं हर साल एग्जाम में, करंट अफेयर्स से भी लिंक हो गए और कॉन्सेप्ट्स में भी, वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है? उसके कारण क्या हैं? उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर? ओके, करेंसी पे, एक्सचेंज रेट पे, सब चीज़ों पे, नॉर्मल मार्केट पे, आपके प्रोडक्ट्स पे। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के मेजर्स क्या-क्या हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, इनको कौन इश्यू करता है? इनका बेस ईयर क्या है? सेम फॉर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन में क्या-क्या चीज़ें काउंट होती हैं? ये सब इसमें आपको पढ़ना है। फिर इन्फ्लेशन रिपोर्टिंग में क्या कोई चेंज हुआ है रिसेंटली? ओके, तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए क्या-क्या मेजर्स होते हैं, उसमें फिजिकल कौन से हैं, यानी कि मिनिस्ट्री जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स गवर्नमेंट पॉलिसी और मॉनेटरी मेजर्स जो आपका आरबीआई लेता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट आता है। अभी ऊपर था इकोनॉमी, अब शुरू होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्रोथ इज प्योरली जो पैसे के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और डेवलपमेंट होती है आपकी जिसमें हम बाकी फैक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं, साफ हवा, स्वच्छ पानी, एटसेट्रा। ओके। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापे कैसे? ग्रोथ को तो नाप लिया कि भाई ठीक है, इतना पैसा कमा रहे हैं तो वो ग्रोथ होगी, बट डेवलपमेंट को कैसे नापे, तो ये सब हमको देखना है। तो उसी में कॉन्सेप्ट होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उनके बारे में थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, तो इनमें क्या फर्क होते हैं? ओके, तो मिडिल इनकम कंट्री क्या होता है, अपर मिडिल इनकम कंट्री क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अब एनवायरनमेंट से भी यहाँ पे लिंक होगा, क्योंकि को एनवायरनमेंट में बहुत सारे हम ऐसी चीजें देखते हैं जैसे कार्बन टैक्स, ग्रीन अकाउंटिंग, तो ये करंट में जो भी इश्यू आएंगे वो आपके इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों में होंगे। और ये 12th 5 ईयर प्लान, वैसे तो 5 ईयर प्लान्स बंद हो चुके हैं, बट अभी भी ये कहीं ना कहीं हैंगओवर बचा हुआ है। ऑल्दो 2015 में ही 5 ईयर प्लान्स का नमस्ते हो गया था, बट स्टिल थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के रिलेशन में पढ़ लेना। उसके बाद इकोनॉमी हो और पैसे और बैंकिंग की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसमें मनी के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, कितने टाइप का मनी होता है, मनी के भी टाइप होते हैं। हाँ, सीरियसली। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है, कि मतलब ये आया क्या? है तो कागज ही, बट इतना वैल्यूएबल क्यों है? ये आपको पढ़ना है। ओके, मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं? इंडिया में 4 टाइप की मनी सप्लाई होती है, M1, M2, M3, M4, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। इंडियन करेंसी सिस्टम थोड़ा हिस्ट्री में भी आएगा, वैसे भी होगा। इतना हिस्टोरिकल डिटेल्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके? बट हमारी करेंसी किससे, हम कैसे एडजस्ट करते हैं उसको, क्या वो गोल्ड बैक्ड है, कैसे है, ओके? फिर ये M1, M2 वाला कॉन्सेप्ट फिर आ गया, ब्रॉड एंड नैरो मनी। फिर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? ठीक है, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। डिजिटल मनी न्यूज़ में रहता है, और हाउ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। फिर आपको न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो आपका आरबीआई बनाता है, वो आपकी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, और उसमें कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि किस-किस तरह से वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके क्या-क्या फंक्शंस हैं, जैसे मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है? तो शेयर मार्केट एटसेट्रा। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कितने टाइप का कैपिटल मार्केट होता है? 2020 में कोई कैपिटल मार्केट पे क्वेश्चन आया था। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, इनमें डिफरेंस क्या है? नेचर एंड फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला यहाँ पे आ गया। ओके, एडवांटेजेस, स्टॉक एक्सचेंज के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं? ओके, और इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएससी, एनएससी, ये सब। ओके, और उसमें मतलब एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, स्पेशली जो टॉप आपके
4 हैं उनकी तो। फिर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करेंगे, ख़ास करके उसमें जो रीसेंट रिफ़ॉर्म्स या कोई भी पॉलिसी आई है उसकी। उसका इरडा जो है IRDA, ओके? उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ये कर सकता है, क्या इसकी पावर्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। फिर हाँ, ये आ गया ना यहाँ पे। और जो आपके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे मार्केट्स का तो है सेबी और इंश्योरेंस का है इरडा, IRDA। तो ये आपको इनके फंक्शंस एटसेट्रा और पावर्स पढ़ने हैं। ओके? क्या ये जुडिशियल, सेमी जुडिशियल पावर हैं, ये सब चीज़ें। अब इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि इंडिया में एक तो होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, फिर उसमें होते हैं कमर्शियल बैंक्स। ओके, कमर्शियल बैंक्स में फिर होते हैं आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स जिनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई और ये सब हो गए। फिर आपके आते हैं प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीएफसी तो पता नहीं, एचडीएफसी एक्सिस है। फिर फॉरेन बैंक्स होते हैं जैसे आरबीएल हो गया, रॉयल बैंक ऑफ लंदन। ओके, ये और एक फैंसी से नाम वाला है, डी से आता है। फिर आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं जैसे महाराष्ट्र रूरल बैंक, हरियाणा रूरल बैंक, ये सब। फिर आपके शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, ये अलग कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स का, जिसमें बहुत सब लोग रिसोर्सेज पूल कर कर इनमें करप्शन वरप्शन की काफी स्टोरी चली थी। तो आपको इन सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर इन सब के पापा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंडिया में मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यानी क्रेडिट होता है किसी को भी पैसे उधार देना। तो बैंक्स का मेन काम होता है क्रेडिट देना, आरबीआई आरबीआई सबका। तो मेथड क्या है उसमें, कौन से रेट, रेपो रेट एटसेट्रा, ये सब उसमें हम किस तरह से, जैसे आपके कुछ तो होते हैं कि डायरेक्ट गाइडलाइंस होती हैं, कुछ सिर्फ इनडायरेक्ट गाइडलाइंस होती है, ये सब चीजें आती हैं आरबीआई के मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में। फिर उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, ये सब हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के। कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कॉल रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ये सब की डेफिनिशंस पता होनी चाहिए बिल्कुल एकदम वर्बेटिम। फिर इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में जो भी हिस्टोरिकली रिफॉर्म्स हुई हैं वो सब आपको पढ़नी है सिंस इंडिपेंडेंस। फिर 2015-16 के पास में नचिकेत मोर कमेटी और ये सब आई थी, तो उन्होंने कुछ और टाइप के बैंक्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें थे आपके पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स। अब तो शायद ये मर्ज हो गए, आई एम नॉट श्योर, देख लेना या पढ़ा देंगे। तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं। न्यू बैंकिंग लाइसेंस का कॉन्सेप्ट आया था। फिर एक व्हाइट लेबल एटीएम होता है कि जैसे एटीएम होगा, उसके ऊपर किसी बैंक का बैनर या लोगो नहीं लगा होगा, बट अंदर मशीन होगी, तो वहां पे आप जाके पैसे निकाल सकते हो। तो इसको थर्ड पार्टी लगाती है, बैंक नहीं लगाता। यूपीआई क्वेश्चन आ चुका है 2017 में रुपए के ऊपर। हो सकता है दोबारा आ जाए बिकॉज़ अब इंटरनेशनल रिलेशंस में यूपीआई एक मेन फ्रिक्शन पॉइंट है, खासकर यूएसए को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के यूपीआई से, वो चिढ़े बैठे हैं। तो कुछ इसमें नया एडवांसमेंट हो, किसी कंट्री ने एक्सेप्ट किया तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा से। फिर एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बना था क्योंकि बैंक्स में एनपीए बहुत हो रहे थे, तो और करप्शन वगैरह को हैंडल करने के लिए, तो इसके फंक्शंस और ये सब आपको पढ़ना है। फिर एमसीएलआर के बैंक्स आपस में कैसे पैसा लेते देते हैं उसका एक होता है। ओके। फिर पीएसएल प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, तो इसमें पहले तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे कि बैंक्स इन एरियाज को अपने टोटल लोन का इतना परसेंट लोन तो देगा ही देगा। दैट्स प्रायोरिटी सेक्टर। एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन टाइप इस तरह हो गए। अब उसमें क्या होता है कि जैसे किसी बैंक का टारगेट नहीं पूरा हो पाया, बट किसी बैंक ने अपने टारगेट से ज्यादा कर लिया, तो जो दूसरा बैंक है वो सर्टिफिकेट इशू करेगा जिनको पहला बैंक खरीद लेगा। ओके। माइक्रो एटीएम क्या होता है, ये जो आपके बैंक कोरेस्पोंडेंट हाथ में लेके घूमते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स अगेन। फिर बाज़ेल नॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड लॉज हैं वो। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है कि आप बैंक में किसी की शिकायत हो तो आप कहाँ कर सकते हो। ओके। फिर इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट कैसे हुई, इंश्योरेंस कंपनीज और रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इकोनॉमिक सेक्टर, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दोबारा उनमें कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है। आरबीआई रूल एंड रेगुलेट फॉर पीयर टू पीयर होता है, एप्स आ रखी हैं जिनमें एक बंदे के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो देना चाहता है, दूसरा लेना चाहता है, तो उनको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। डीएसआईबीज कौन से ऐसे बैंक्स जो फेल हो गए तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, तो वो उनका कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट, ये सब जो फैसिलिटीज हैं, ये इंडिया के गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन।
ओके, बैड बैंक क्या होता है? अब बैड बैंक का मतलब ये नहीं है कि हाँ, कोई बैंक खराब हो गया। बैड बैंक वो बैंक होता है जो बाकी बैंक्स के बैड अकाउंट्स को खरीद लेता है। ओके। ओह! और कौन-कौन से मैकेनिज़्म हैं जो एक पैनल बना था जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि अब ये छोटे-छोटे हैं, इनको आपस में मर्ज करके बड़ा बनाते हैं। फिर ईपीएफओ के बा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ईडी जो है, जो न्यूज़ में रहता है आजकल उसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक आई थी, अगर ये रिहैश होती है तो आप इसको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हम इसको छोड़ जाते हैं बट ये गाँव-गाँव में सर्विस देता है क्योंकि डाक खाने हर जगह हैं। ओके और ये इंडियन गोल्ड कॉइन्स गोल्ड बुलियन स्कीम ये करंट अफेयर्स में तो देखना नहीं तो बेशक छोड़ देना यूपीएससी ये थोड़ी है दूरबीन लगा के बैठा है कि हाँ यही पूछूंगा मैं तो। फिर उसके बाद ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो क्लोज नहीं है, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं राइट। तो यहाँ पे हम फॉरेन ट्रेड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, जिसमें पहला आपका कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि मैंने यूएसए को 100 रुपए का माल बेचा, यूएसए ने मुझे 80 रुपए का माल बेचा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 20 रुपए की गड़बड़ी है। ओके, तो ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहते हैं ना कि इसके फेवर में टिल्टेड है, तो जिसमें जो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उसके फेवर में टिल्टेड रहता है। फॉरेन कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर होना चाहिए क्यूएफआई, ये सब क्या होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमको टर्म्स पढ़ने हैं, एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, इसमें नीर और रीर का कॉन्सेप्ट है, एटीएफ का कॉन्सेप्ट है। फिर ये एजेंसीज हैं, फेरा वो एक्ट्स हैं, फेरा और फेमा, जो कि बाहर से जो इंडिया में पैसा आता है उसको रेगुलेट करते हैं। इंडिया में क्या कैपिटल अकाउंट 100% कन्वर्टेबल है या नहीं है, मतलब क्या होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का, इस पे क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। ओके, इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है, क्या वो ज्यादा है, क्या वो कम है, ये सब चीजें कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से। एनआरआई डिपॉजिट्स, क्या वो इंडिया में पैसा जमा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब चीजें। और हमारा ट्रेड की कॉम्पोजिशन के हम क्या बेचते हैं और क्या खरीदते हैं, सबसे ज्यादा हमारा क्या है, ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में। तो जो लेटेस्ट डेटा हो वो आपको पढ़ के जाना है पेपर में। ओके, ट्रेड पॉलिसी और एग्रीमेंट्स में हम देखेंगे कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी दूसरे कंट्रीज के साथ कैसी है और हमने क्या क्या एग्रीमेंट किए हैं, क्या हमारे बायलेटरल एग्रीमेंट हैं, क्या हमारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, क्या हम डब्ल्यूटीओ की सारी बात मानते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसमें पढ़नी है, तो डब्ल्यूटीओ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सब इसका पार्ट है। जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बट इसके अंदर आपका मेन जो है ना ये करंट अफेयर ओरिएंटेड है कि इंडिया ने यूके के साथ डील की है, ईयू के साथ की है, यूएसए के साथ पंगा चल रहा है, ये सब। अब एक्सचेंज रेट के ही और कॉन्सेप्ट हैं, एक्सचेंज मार्केट, ओके, नीर रीर ईटीएफ, ये सब और भी हैं। ये सब आपको पढ़ने हैं जो भी न्यूज में आए और जो स्टैटिक में है। फिर कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पार्ट से रिलेटेड है, जैसे यूएन, ओके, एफएओ और इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइज एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको बेसिक्स इनके पता होने चाहिए। ओके, ये जितनी भी यहाँ पे इनका, जैसे आपसे एक 2019 के पेपर में आपसे पूछा गया था ब्रिक्स बैंक के बारे में और एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक, दो क्वेश्चन थे। इनकी स्थापना कब हुई, इनका स्ट्रक्चर करके तीन तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और उसमें आपका क्वेश्चन था, एक तो ये था और एक ब्रिक्स बैंक था, शायद इसमें मैंने नहीं लिखा है। तो इसी तरह इनमें से किसी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक एक्सेल शीट बना लेना कि अच्छा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका ये, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मेन जापान है, फिर इंडिया का इतना शेयर है, इसका मेन जो गोल्स होते हैं वो ये होते हैं, फिर ये एआईबी है, ये चाइना का है, इस तरह करके हमको इनको पढ़ना है एक्सेल शीट बना के। ओके, फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओके, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये मर्कोसुर है, ये अफ्रीका का है, अगेन ये फिर अफ्रीका का है, आसियान का अलग है, साफ्टा साउथ एशिया का है, आरसीपी अगेन साउथ ईस्ट एशिया का है। तो ये जो भी लेटेस्ट न्यूज में हो वो पढ़ने हैं और स्टैटिक वाले कुछ तो पढ़ने ही है। अब इसी एक्सटर्नल सेक्टर में जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपको पढ़नी है। यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट की हैं, बट अगर अगले 1 साल में और डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो आपको इस लिस्ट में ऐड करते जाना है और पढ़ते जाना है। बेसिकली ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, यहाँ पे ऐड होंगे आपकी करंट अफेयर्स।
उसके बाद नेक्स्ट है अपना पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। तो उसका जो ताना-बाना बुना जाता है, वो बुना जाता है बजट में। तो बजट से रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में नहीं जाएँगे, पॉलिटी वाले में नहीं जाएँगे। हम यहाँ पे इसकी बेसिक्स में जाएँगे कि उसमें प्लान एक्सपेंडिचर होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसीट होती है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होती है और क्या-क्या पार्ट होते हैं इसके, इस तरह से। फिर फिस्कल पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंस पॉलिसी होती है उसमें एफआरबीएम क्या होता है, एक्ट था आया था एक 2003 में कि गवर्नमेंट जो है वो अंधाधुंध खर्चा करा करती, तो उससे क्या होता था कि गवर्नमेंट की इनकम और उसकी स्पेंडिंग में गैप आ जाता था, तो वो जो गैप था वो लोन लेके, वो उधार लेके भरना पड़ता था। तो उसको लिमिट करने के लिए एक एक्ट आया था। ओके, तो इसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो ये दोबारा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट एंड सरप्लस बजट क्या होते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? अब सेंटर्स में और स्टेट में, मतलब सेंटर में और स्टेट्स में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ फाइनेंस कमीशन आता है। पॉलिटी में हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 320 है, इसमें ये लोग होते हैं, ये इसकी रिकमेंडेशन है। यहाँ पे हम इसका पैसे से रिलेटेड जो भी है वो देखेंगे। ओके, तो ये ड्यूअल टॉपिक है। इसके बाद हम इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन और मतलब पता होना चाहिए। क्या मेथड्स हैं टैक्सेशन के, प्रोग्रेसिव यानी कि इनकम के साथ टैक्स बढ़ता जाए, रिग्रेसिव यानी इनकम के साथ टैक्स घटता जाए, प्रोपोर्शनल ओके, जिसमें आपका बराबर परसेंटेज में टैक्स लगता जाए, इस टाइप से। ओके, फिर वैट क्या होता है, क्या वैट अभी भी लगता है इंडिया में? जीएसटी तो पढ़ना ही है, इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो थोड़ा पुराना टॉपिक हो चुका है, बट कोई रिफॉर्म आए तो हो सकता है आपको स्टैटिक की एक सेंटेंस दे दे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है, इस साल में लाया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो हमें पढ़ के जाना है, ये अब स्टैटिक का पार्ट है। तो जीएसटी में जीएसटी काउंसिल आता है और ये सब होता है। फिर डायरेक्ट टैक्स कोड, ये नहीं है रट्टा नहीं मारने बैठना, पता होना चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री बॉडी, ये सब। ओके, फिर आता है हमारा डेवलपमेंट का पार्ट, जिसमें कि इंडिया ने बहुत साल रशियन स्टाइल 5 ईयर प्लान्स को झेला है। ओके, तो इनका मीनिंग यहाँ पे, ये बेसिकली इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी है हमको। मीनिंग क्या है इनके प्लान्स के, ऑब्जेक्टिव क्या थे, हिस्ट्री क्यों लेके आए इनको, ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजीज कैसी होती हैं, तो ये सब स्ट्रैटेजीज पढ़नी है अलग-अलग से। ओके, हारोल्ड डोमार स्ट्रैटेजी है, नेहरू महलनोबिस थी, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था शायद। फिर गांधी जी की अपनी एक थिंकिंग थी कि इस तरह से डेवलपमेंट या प्लानिंग होनी चाहिए। एलपीजी जो हमारी 1991 के बाद आई। एलपीजी ये तुम्हारी गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, फिर उसके बाद रीजनल एंड नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग तो हमने देख लिया, 5 ईयर प्लान से। रीजनल प्लानिंग कैसे होती है? ओके, फिर उसके टाइप्स हो गए, इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग। फिर इंडिया में प्लानिंग की हिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें कि आपके अलग अलग टाइप के प्लान्स थे। ओके, ये सब आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, हो सकता है पूछ लो। कई बार तो यूपीएससी ये भी कर देता है यार, कि इवेंट्स दे देगा आपको, एयर इंडिया तब बनी, एसबीआई तब बना, ये प्लान तब आया, ये तब आया, और इनको अब आप ऑर्डर में लगाओ, पहले क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अगर एक रफ आइडिया नहीं है ना, तो बैठे वहां पे अक्कड़-बक्कड़ ही करोगे, तो पता होना चाहिए। अब प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके बारे में पढ़ना है। ऑल्दो खत्म हो चुका है प्लानिंग कमीशन, बट अगेन जो लॉजिक यहाँ बताया वही लॉजिक यहाँ लगेगा, कि एक स्टैटिक स्टेटमेंट हो सकता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ ले। अब उससे आगे हमको देखना है सेंट्रल प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, 20 पॉइंट प्रोग्राम, एमपी लैड्स, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली स्कीम होती थी, ये सब। और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? ओके, इंस्टीट्यूशंस प्लानिंग से रिलेटेड अभी नीति आयोग है, सर्वे सर्वा, एनडीसी होता है जो, और प्लानिंग कमीशन होता था। ओके, फिर 5 ईयर प्लान्स में यही अपना 12th 5 ईयर प्लान। और अब क्या होता है, अगर 5 ईयर प्लान्स खत्म हो गए हैं, तो अब हम कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए इंडिया में, ये सब। अब यहाँ इससे नेक्स्ट है इंडिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर्स।
अब नेक्स्ट हमारा जो है उसमें हम इकोनॉमिक सेक्टर के इंडिकेटर्स देखेंगे जैसे गरीबी, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन-कौन से इंडेक्स होते हैं जो उसको बताते हैं कि हाँ, कितनी गरीबी है। तो इंडिया में पॉवर्टी देखेंगे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और कमिटीज़ भी आई थी पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए, वो सब भी हम पढ़ेंगे। ये एक्सपर्ट ग्रुप्स कहते हैं कमिटीज़ या एक्सपर्ट ग्रुप्स, ओके? और इनइक्वालिटी जो कि पॉवर्टी से ही रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के वही फ्रिक्शनल और ये सब होता है, ठीक है? तो पॉवर्टी इरेडिकेशन एम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी हटानी है तो एम्प्लॉयमेंट उसका एक पार्ट है। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ना है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, यहाँ पे ये मान के चलो कि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो जो भी आपके करंट अफेयर्स में मैंने बताया था स्कीम्स वगैरह होंगी वो सिलेबस में यहाँ आके फिट होता है। ओके? तो अब इसमें सोशल वेलफेयर स्कीम देखनी है जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना एटसेट्रा। बेसिकली यहाँ पे जो भी स्कीम्स आएँगी ना वो आपको यहाँ देखनी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हुई हैं, जैसे कि रतन वत्तल कमिटी है आपकी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। ओके, ये होगी पीजे नायक कमेटी, दीपक मोहंती कमेटी, नरसिम्हन कमिटीज़, ये बैंकिंग रिफॉर्म्स की है। तो ये नाम सुनते ही ना आपके दिमाग में ऐसे लाइट जलनी चाहिए, अच्छा ये उसके लिए थी। और ये थोड़ी-सी कमिटीज़ हैं जो इकोनॉमी में, आपको पॉलिटी में भी कमिटीज़ पढ़नी है, यही यही है यूपीएससी की तैयारी। कमिटीज़ के नाम, इन सब के नाम, जजमेंट्स के नाम, ये सब मतलब पढ़ते रहो और याद होने चाहिए, और ये याद तभी होंगे जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जैसे मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। अब हम मैंने इसको थोड़ा-सा एक एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखते हुए, आपकी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, कुछ लोगों को रहता है यार इसको पढ़ के क्या करेंगे? तो सिलेबस से उसका है रिलेशन, ठीक है? तो आपके सब्जेक्ट का नाम है, हम दोबारा चल के देख लेते हैं, आपके सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट वाले पार्ट को ना यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की जो हिस्ट्री है, उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है डेवलपमेंट वाला पार्ट आपका। ओके? तो हाँ, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, तो प्लानिंग वगैरह हम देख चुके हैं। मैं अभी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कैसी होती थी, फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी इकोनॉमी थी, उसके चैलेंजेस क्या थे, फीचर्स क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमको क्या-क्या इश्यूज फेस करने पड़े, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन एटसेट्रा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, सर्विसेज का डेवलपमेंट, कैसे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सर्विसेज एकदम बूम हुई और इंडिया को कहते हैं सर्विस लेड ग्रोथ या मैन्युफैक्चरिंग लेस ग्रोथ, इस तरह की बातें हमारे बारे में करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेजेस क्या-क्या थे इंडिया में, नेहरूवियन मॉडल था, नेहरूवियन सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती थी, ओके। फिर प्लानिंग हिस्ट्री के सारे जो प्लान्स थे उनके मेन-मेन फीचर्स आपको पता रखने हैं, अपना ऐसे एक्सेल चार्ट बना के, इधर प्लान का नाम और इधर उसके फीचर्स। एनालिसिस ऑफ ईच प्लान, ओके। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ये सब मैं बता चुका हूँ बट मैं एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हो गया हमारा। राइज इन रियल पर कैपिटा इंडेक्स, रियल ग्रोथ, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अगर सिर्फ पुरुषों की डेवलपमेंट हो रही है तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, तो जेंडर का केस वहां पे आता है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली भी पढ़ना है आपको, नेशनली भी पढ़ना है। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपको एमडीजी और एसडीजी इंडिया से रिलेटेड पढ़ना है, एंड देन एम्प्लॉयमेंट। ये मेनली एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था। तो ये होगी आपकी इकोनॉमी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका जो नेक्स्ट लाइन है सिलेबस में, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।